हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। ठीक है, नया चैप्टर है क्या? वो तो द्विघात समीकरण है और क्या है, रेखीय समीकरण है। तो जिसमें से आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? ये द्विघात समीकरण जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, क्योंकि रोज़ शाम को नहीं, रात हो जाता है, इस समय तो जल्दी रात हो जाता है। ठीक, तो रोज़ रात को कितने बजे? 9 बजे। रोज़ रात को 9 बजे ये क्लास चलती है। ठीक, DLED 4th सेमेस्टर की। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन होने की कोशिश करें और उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तब तक मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या, पहले तो कॉन्सेप्ट बताएंगे, है ना? जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, ठीक है, कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, इसमें जो चर होता है, चर क्या होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। बाकी बहुत ज़्यादा अगर बेसिक से अगर पढ़ना है, आपको इसको देखना है, तो आप सेकंड सेमेस्टर का जो वीडियो है, सेकंड सेमेस्टर का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप जब जाएंगे तो देखेंगे उसमें एक टॉपिक है समीकरण एवं सर्व समीका का। तो उस वाले वीडियो को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से मिल जाएगा कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, सजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो शेयर तो कर ही दिए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं टॉपिक के तरफ। ठीक, जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए चर राशियाँ क्या होती हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। अगर आप चर राशि नहीं जानेंगे तो समीकरण क्या होता है आप कभी नहीं जान पाएंगे। ठीक, तो चर राशि क्या होती है आप सबसे पहले ये जान लीजिए। तो देखिए, चर राशि, चर राशि, मैंने मार्कर गलत उठा लिया। ठीक है, चर राशि, चर राशि क्या होती है? तो देखिए, जब आप देखे होंगे समीकरण लिखा रहता है तो कुछ ऐसे लिखा रहता है, x + 1 बराबर 2, x + 4 बराबर 3, 2x + 5 बराबर 4, इस तरह से लिखे रहते हैं। ठीक, तो इसमें जो आपको x देखने को मिल रहा है ये क्या है? यही चर है। ठीक है, ये क्या है? जो आपको ये अल्फ़ाबेट देखने को मिलते हैं x y z a b c, ठीक है, कुछ भी आपको मिल सकता है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनका जो ये वास्तविक मान होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो हर समीकरण के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो x का मान क्या होगा पहले वाले समीकरण में, तो x का मान यहाँ पर 1 इधर जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर आएगा आपका 1। यहाँ पर आप देखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान यहाँ आ जाएगा 3 - 4 यानी कि -1। क्या आएगा? -1। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x का मान 4 - 5, कितना हुआ? -1/2। यहाँ पर आपका x का मान आ जाएगा -1/2। तो आप देख पा रहे होंगे कि x तो सब में है, चर तो वही है, लेकिन उसका मान क्या है, बदल रहा है। हर समीकरण में उसका अलग अलग मान है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1/2 है। तो कैसे है? क्योंकि ये जो चर होता है इसका मान हर समीकरण के अनुसार बदलता रहता है, जो ये संख्याएं लिखी होती हैं इनके अनुसार बदलता रहता है। ठीक, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये बदलता रहता है समीकरण के अनुसार। तो जो समीकरण के अनुसार या फिर जिसका मान समीकरण के अनुसार बदलता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। ठीक,
आप इस तरह से समझ सकते हैं। हर समीकरण में उसका अलग अलग मान हो सकता है, ठीक है। अचर राशि क्या होती है? तो ये जो संख्याएं लिखी होती हैं ये आपकी अचर राशि हो जाती हैं, ये आपकी अचर राशियां हैं, ठीक। ये आपकी अचर राशि हो जाती है। चर राशि क्या होती है? जिसका मान समीकरण के अनुसार बदलता रहता है, जिसका मान हमें इस समीकरण में निकालना रहता है, ठीक। वही आपकी क्या होती है? चर राशि होती है। समझ गए? अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि चर राशि क्या है। समीकरण क्या है ये भी आप देख लिए, है ना, क्योंकि समीकरण का उदाहरण लेके ही हमने चर समझाया। तो समीकरण क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? तो जब चर का, ऐसा समीकरण जिसमें जो चर है उसका जो अधिकतम घात हो वो कितना हो? 2 हो। जैसे मैं लिख दूं अगर 2x² प्लस 4x प्लस 6, या मैं लिख दूं 4x² प्लस 2, या मैं लिख दूं 8x², केवल 8x² लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं 5x प्लस 6x² प्लस 4, ठीक, बराबर में 0 लिख दूं, बराबर में -1 लिख दूं, बराबर में 0 लिख दूं, बराबर में 2 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं। तो देखिए ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा समीकरण। तो इसमें चर क्या है? आप सब में देख पा रहे होंगे कि चर क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो ऐसा समीकरण जिसमें x का जो अधिकतम घात हो वो क्या हो? 2 हो। अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। इस वाले समीकरण में x का अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर तो घात 1 ही है, लेकिन यहाँ बात हो रही है अधिकतम घात की। तो अधिकतम घात इस वाले पे तो 1 है, लेकिन इस वाले पे क्या है? 2 है। तो अधिकतम घात इसका 2 है, यानी कि ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी x का अधिकतम घात आपको 2 देखने को मिल रहा है। तो ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। यहाँ भी आप देख रहे हैं x का घात 2 है अधिकतम, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि x का घात 2 है। मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखा 4x प्लस 6 बराबर 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? मैंने लिखा 8x³ प्लस 3 बराबर 5, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? मैंने लिखा 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो ये तीन के तीनों द्विघात समीकरण नहीं है। इसका अधिकतम घात क्या है? 1 है। यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 है, ठीक। यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है? 3 है। यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो इसलिए ये तीनों द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन ये चारों क्या हैं? द्विघात समीकरण हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? होना तो नहीं चाहिए, अगर होगा तो बताइएगा, दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक। अब देखिए मूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। हिंदी में बोलते हैं मूल और इंग्लिश में बोलते हैं रूट। तो भाई मूल क्या होता है? क्या होता है मूल? बताइए ज़रा, या फिर रूट क्या होता है? तो देखिए
किसी भी समीकरण में जो चर होता है उसका जो मान होता है उस समीकरण के अनुसार वही क्या होता है, मूल होता है। जैसे मैंने अगर लिखा 4x + 3 बराबर 0, तो इसमें x का मूल क्या आएगा, तो जो x का मान आएगा वही होगा x का मूल। ठीक, जैसे अगर इसको हम हल करें तो 4x बराबर, ये 3 इधर जाएगा तो इधर है प्लस का, इधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का पक्षांतर करने पर, तो ये 4x बराबर -3 हो गया। x बराबर क्या आ जाएगा, -3, और ये 4 इधर है गुणा में तो इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में यानी कि बटा में, तो x बराबर आ गया आपका -3/4। तो इसका जो मूल है इस समीकरण में वो क्या है, तो -3/4 है। क्या है, -3/4, यही क्या है, मूल है। ठीक, अब एक सवाल ये उठता है कि क्या केवल एक ही मूल होते हैं समीकरण में, क्या एक चर का एक ही मूल हो सकता है, तो नहीं, एक चर का एक मूल नहीं हो सकता है। तो फिर कितने हो सकते हैं, तो देखिए जितना अधिकतम घात होगा उस समीकरण में उस चर का, किसी भी चर का किसी समीकरण में जितना अधिकतम घात होगा उतने ही उसके मूल होंगे उस समीकरण में। ठीक, जैसे अगर मैं लिखूँ 4x² + 2x + 3, तो इसमें अधिकतम घात आप देख पा रहे हैं 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो ये होगा मूल होगा वो कितना होगा, 2 होगा। द्विघात समीकरण का 2 मूल होगा। अगर घात यहाँ पर 3 होगी तो 3 मूल होंगे, अगर घात 4 होगा तो 4 मूल होंगे। चर का जितना घात होगा, अधिकतम घात जितना होगा चर का, उतने ही मूल होंगे उस समीकरण में। ठीक, समझ गया इतनी चीज, कोई दिक्कत, जो उसका मान होगा वही होगा। अब आप जब इसका गुणनखंड करते हैं, इस तरह से लिखा रहता है, तो इसका जब आप गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं कि 2 ब्रैकेट में मतलब आता है, एक में जैसे आएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x + 2, दूसरे में आ जाएगा x - 2, या x + 3, दूसरे में आ गया x + 2। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वही तो मूल होते हैं। x + 2 आ गया तो x + 2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 आ गया, एक मूल ये हो जाएगा। ये देखिए ये इसका है नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, ऐसे ही लेके बता रहा हूँ। अगर x + 3 बराबर 0 है तो x बराबर -3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो एक मूल -2 हो जाएगा, एक मूल -3 हो जाएगा। ठीक, तो यही इसके मूल होते हैं। ठीक है, आपको मूल भी पता चल गया कि क्या होता है। अब क्या बचा है, हैं? अब बचा है, मूल तो पता चल गया, और कुछ बताने जा रहा था, मैं सोच ही रहा था, लग रहा है भूल गया। क्या सोच रहा था भाई, हाँ, आपने द्विघात समीकरण देखा होगा, इसका मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। ये क्या होता है, जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो इसमें जो इसके मूल होते हैं उनका योग जो होता है, मान लीजिए इसके 2 मूल हैं, मान लीजिए कि ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक, माना उपर्युक्त द्विघात समीकरण के
मूल। अब इसका हम मूल मान लेते हैं क्या, अल्फा तथा बीटा है। माना उपर्युक्त द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक, अल्फा और बीटा क्या हैं, इसके दो मूल हैं, वही x की वैल्यू जिसको हम कह रहे थे, x का मान। ठीक है, इस समीकरण में मान लीजिए अल्फा और बीटा दो क्या हैं, मूल हैं। ठीक, तो इनका जो योग होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी बटा ए के। ये ए बी और सी क्या है, ए बी सी संख्याएं हैं, क्या हैं, ए बी सी जो है वो संख्याएं हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये जो दोनों मूल होंगे उनका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बटा ए के। किसके बराबर होगा, माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। ठीक, इसी तरह से इनका जो गुणनफल होगा अल्फा गुणे बीटा यानी कि अल्फा बीटा, वो किसके बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर होगा। ये जो है सी बटा ए के बराबर होगा। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, इस पर इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या हैं, मूल हैं इस समीकरण के। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर के रूप वाले समीकरणों का हल, के रूप वाले समीकरणों का हल। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि समीकरण को कैसे हल करते हैं, उसमें उसका मूल कैसे निकालते हैं, ये सीखने जा रहे हैं। तो पहला जो है हमारे पास वो है कि अगर इस रूप में कोई समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर के, जहाँ पर के क्या है, के संख्या है, के कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब संख्या, फिक्स है, वास्तविक संख्या है। ठीक, के क्या है, वास्तविक संख्या है, जैसे गिनती जो होती है। ठीक, तो के क्या है, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए इस रूप में कोई समीकरण लिखा हुआ है आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर 4। क्या लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए इसी रूप में तो है के बराबर यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है और इसका आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो आप इसका मूल कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ से x पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर लग जाएगा करड़ी, लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 पे करड़ी लग जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, यही तो होगा, 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अब अंदर ये 2 बार है तो बाहर आएगा तो कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो x बराबर आएगा 2। लेकिन मैंने तो कहा था क्या, अब सोचिए, मैंने कहा था कि अगर द्विघात समीकरण है तो उसका 2 मान होगा, 2 मूल होंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है ना। तो ये जो 2 है ये प्लस का भी है और माइनस का भी है, ये प्लस का 2 है और माइनस का 2 है। ठीक, यानी कि x बराबर 2 है और दूसरा मूल क्या है,
-2 है, x बराबर 2 भी है और x बराबर -2 भी है। ठीक, दोनों मूल हैं यहाँ पे। कैसे है? अब जैसे आप देखेंगे कि अगर अब x स्क्वायर है, x का मान आपको पता चल गया कि 2 है, तो यानी कि अगर हमें ये सिद्ध करना है कि x स्क्वायर बराबर 4 है, क्या ये मूल सही है, अगर हमें सिद्ध करना है तो हम कैसे करेंगे? तो आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर बराबर 4 है, आपके पास मूल क्या निकल के आया है, एक 2 आया है और दूसरा -2। तो सबसे पहले हम 2 वाले को देखते हैं, तो x का ही तो ये मान है, तो x का मान रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 बराबर 4, तो 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो गया ना 4, तो ये तो सही है। दूसरा वाला देखते हैं -2 वाला, तो -2 का जब स्क्वायर हम करेंगे, इसी के जगह पर हमने x के क्या किया, -2 रख दिया, -2 का स्क्वायर जब करेंगे तब क्या होगा, क्या 4 आएगा? तो देखते हैं, -2 × -2, ठीक, -2 × -2 बराबर 4। अब देखिए 2 दूनी तो 4 होता है, और ये जो माइनस है, माइनस का माइनस से जब गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसीलिए माइनस साइन यहाँ से हट गया, प्लस का 4 ही रहेगा, तो 4 बराबर 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तो वो जो वर्गमूल होता है वो क्या आता है, प्लस का भी आता है और माइनस का भी आता है। क्या होता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी। जैसे मान लीजिए हमने कोई निकाला वर्गमूल, x स्क्वायर बराबर मान लीजिए आपके पास था √ में a स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर आपके पास है √ में a स्क्वायर, ठीक। तो x का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का a और माइनस का a, आप ये लिख सकते हैं, ठीक। इसके दोनों मूल क्या होंगे, संख्या तो एक ही होगी लेकिन साइन 2 होंगे, एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का, ठीक है। तो वर्गमूल हमेशा क्या होता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, ठीक। इतनी चीज़ें समझ गए। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, x स्क्वायर बराबर 4, ये तो देख लिया। अगला सवाल देखते हैं इसी तरह का। इसी तरह का आपके पास आ जाए, क्या आ जाए, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर -36 बराबर 0। क्या लिखा है, x स्क्वायर -36 बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक। अब आप कह रहे होंगे ये तो इस रूप में लिखा ही नहीं है, तो आप देखिए इसको, x स्क्वायर हम ऐसे लिखा रहने दें, और ये माइनस का 36 जो है, इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब ये क्या हो जाएगा, वही चीज़ होगा, x बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पे करड़ी लगा, अब क्या हो जाएगा, x बराबर 6 × 6, और ये 6 जब बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा, तो x बराबर +−6, ठीक। ये इसका हो गया मूल आपका, यही इसका आपका मान हो गया। दूसरा है x स्क्वायर -50, क्या है, x स्क्वायर -50 बराबर 0, ये है आपके सामने। इसका भी देखते हैं भाई क्या है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये इस पर लग गया करड़ी, तो x बराबर अब ये हो जाएगा 50 का अगर हम गुणनखंड करें
तो 25 दूना 50 होता है, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 5 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 5 का जोड़ा बन रहा है तो हम केवल 5 को बाहर लाएंगे, 2 को अंदर ही पड़ा रहने देंगे, उसे सड़ने देंगे वहीं। ठीक, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ गया और 2 अंदर ही रह गया अंडर रूट में। और किसका होगा ये, साइन क्या होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा आपका। ठीक, इस तरह से आप इस रूप में लिखे हुए प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ गए, समझ गए। x बराबर प्लस 5 रूट 2 और x बराबर माइनस 5 रूट 2 इस समीकरण के मूल होंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए परीक्षा में ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे दे आपको। ठीक, हो सकता है कि वर्ड प्रॉब्लम पर बेस क्वेश्चन दे दे। जैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है, देखिए आपसे कहे एक आयताकार हाल की चौड़ाई, क्वेश्चन देखिएगा, एक आयताकार हाल की चौड़ाई, उसकी लंबाई की 3/4 है, उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, हाल की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हाल की चौड़ाई ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक, हाल की चौड़ाई आपको निकालनी है कि क्या होगा। कैसे निकलेगा, देखिए आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप एक बात बताइए, हाल की लंबाई जो होगी और चौड़ाई वो फर्श के लंबाई और चौड़ाई के बराबर ही तो होगी, क्योंकि भाई जितने एरिया में हाल होगा उतने में ही तो फर्श लगा है, फर्श बाहर तो लगा नहीं है। ठीक, तो फर्श के लंबाई और चौड़ाई के बराबर ही तो हाल की लंबाई और चौड़ाई होगी। तो हम क्या लिखेंगे, माना हाल की लंबाई, या फिर सीधे हम लिखेंगे माना फर्श की लंबाई, माना फर्श की लंबाई बराबर x हो गया। ठीक, तो फर्श की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो फर्श की चौड़ाई जो है वो लंबाई की 3/4 हो जाती है। तो लंबाई आपने x माना है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, x की 3/4, यानी कि 3/4 गुणे x, यही तो होगा, यानी कि 3x/4 लिख सकते हैं हम इसको सीधा सीधा। क्या लिख सकते हैं, 3x/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए।
लंबाई आपने x मान लिया और चौड़ाई x का 3/4, उसमें कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो लंबाई की 3/4 है। लंबाई आपने x माना है तो चौड़ाई x का 3/4 ही तो होगा, तो 3x/4 हो गया। अब आपको पता क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 768 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो फर्श का क्षेत्रफल जो है भाई, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसका मतलब फर्श क्या है, आयताकार है। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई और गुणे में चौड़ाई, क्योंकि आयत है ना, आयताकार ही तो है। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा आपका। अब फर्श का क्षेत्रफल आपको दे रखा है सवाल में कितना, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे के जगह पर आप लिख सकते हैं ना 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको कोई रोकने नहीं आएगा। ठीक, लंबाई आपको पता है कितनी है, आपने x माना था तो लंबाई की जगह पर आप लिखेंगे x। और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई आपने जब x मान लिया लंबाई, तो चौड़ाई कितनी हो गई, 3x/4 हो गई। तो ये आ गया आपका 3x/4, यही तो आया। अब 768 गुणे, ये 4 को हम इधर भेज दिए तो 4 आ गया गुणे में, ठीक, बराबर ये x यहाँ पे है 3x से गुणा में। तो x का जब 3x से गुणा होगा तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, और x का x से गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब x² हो गया, ठीक है। ये जो 3 यहाँ पे है ये गुणा में है, तो इस 3 को भी इधर अगर हम भेज दें तो ये भी क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 768 गुणे 4 बटा में हो जाएगा 3, बराबर में क्या है, x² आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक, समझ गए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 16, 3 पचे 15, कटा नहीं यार, नहीं कटेगा ना, कट तो रहा है। 3 दूनी 6, 1 बचा 16, 3 पचे 15, 1 बचा 18, 3 छके 18, तो कितना बचा, 256। तो x² बराबर ये क्या हो जाएगा, 256 गुणे 4, 256 गुणे में 4, तो x² का मान कितना हो जाएगा, तो 256 को 4 से गुणा कर दीजिए, x² बराबर आ जाएगा आपका 4 छके 24 के 4, 2 हासिल, 4 पंचे 20 और 2 हासिल 22, 22 के 2 फिर से 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 हासिल आपका हो गया 10। तो x² बराबर आपका हो गया 1024। अब देखिए ये इसी तरह लिख गया ना, अब इसका उसी तरह से कर दीजिए आप, क्या मूल निकाल लीजिए इसका। तो x पर से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर लगेगा करड़ी 1024। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है। ठीक, अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा है तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक, तो उससे आपका आराम से निकल आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 32 अंदर 2 बार है रूट में, तो बाहर आएगा तो 1 बार आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32, और 32 ये होगा प्लस का भी और माइनस का भी। लेकिन भाई देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, चौड़ाई पूछा है। क्या पूछा है, चौड़ाई। तो जब लंबाई आपको पता चलेगी तभी तो चौड़ाई निकालेंगे। तो सबसे पहले लंबाई, तो लंबाई x है आपका, तो x का मान जो होगा यहाँ पर क्या आया है, एक प्लस 32 आया है और दूसरा क्या आया है, माइनस का 32। अब इसमें से हम लेंगे कौन सा, तो इसका जो लंबाई होगा वो माइनस में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर लंबा है वो फर्श लंबा है तो कुछ तो लंबाई होगी, 0 से तो बड़ा ही होगा। अगर 0 से बड़ा है, अगर उसकी लंबाई है तो हम प्लस वाला ही लेंगे, धनात्मक होगा।
तो माइनस का 32 नहीं होगा, वो अमान्य है। ठीक, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो कि क्या है, लंबाई है। अब जब ये आपका लंबाई हो गया तो चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई 32 का कितना था, 3x/4 है ना, तो x का मान यहाँ पर लिख दीजिए। तो 3 × 32/4 बराबर हो जाएगा चौड़ाई। 4 एकम 4, 4 अठे 32, बचा क्या, 3 × 8, तो 3 × 8 बराबर हो गया आपका 24, और ये 24 क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ नहीं भागता हूँ, मैं पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो खुद ही कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण, चाहे वर्ग समीकरण कहिए चाहे द्विघात समीकरण कहिए, क्योंकि जब घात 2 होता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण का हल, जो कि इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक, इस रूप में जो लिखे होते हैं उनका गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, तो आप सब ये पहले भी पढ़ चुके हैं, 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, 2nd सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो जानते ही होंगे। ठीक, जैसे x² - 3x - 10 है बराबर में 0, हमारे पास क्या है, x² - 3x - 10 बराबर 0, यही तो है, बराबर में क्या है, 0 है। ठीक, अब इसमें हमें देखना क्या है कि देखिए a और c का गुणा और ये है आपका b। अब आपको देखना क्या है कि हम कौन सी ऐसी दो संख्या का गुणा करें कि हमें इसके बराबर मिले, AC के, जहाँ पे a क्या है, a का मान है आपका, जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 है, तो a अगर आपका 1 है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, a अगर आपको 1 दिया हुआ है और c का मान कितना है, तो c आप यहाँ देख पा रहे हैं -10 है। क्या है, -10 है, तो AC क्या हो जाएगा, -10 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, -10। AC का मान -10 हो गया, और B का मान कितना है, B का मान है आपका -3, कितना है, -3 है, यही तो B है आपका। वहाँ पर देखिए A का मान है आपका यहाँ पर 1,
ए यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेंगे। बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, -3 है। क्या है, -3 है। -3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, लगा है ना प्लस, तो यहाँ पे प्लस नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हम केवल 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो माइनस के साइन के साथ में हम लेंगे उसको, ठीक। नहीं तो अगर हम केवल यहाँ पे प्लस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई माइनस है, और जब पहले से प्लस रहा होगा उसी में तो ये -3 जाके गुणा किया तभी तो ये माइनस हुआ है, तो इसलिए हम माइनस के साइन के साथ में इसको लिखेंगे, ठीक। और b बराबर आपका क्या है, -3 है, ठीक। यहाँ पे c बराबर आपका क्या है, तो c बराबर ये देखिए यहाँ पे c लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो c बराबर आपका -10 है, ये भी माइनस के साइन के साथ लिख देंगे, ठीक। अब AC बराबर आपका है -10 और b बराबर आपका है -3, यही तो है। आपको क्या करना है, खुद से सोचना है थोड़ा सा कि ऐसी कौन सी संख्या लें जिसको अगर हम गुणा करें तो -10 आ जाए, और जोड़ें या फिर घटाएं उसी संख्या को तो फिर -3 आए। गुणा करने पर उसी संख्या को -10 आए, और उसी संख्या में अगर हम उसी संख्या को अगर हम आपस में जोड़ें या घटाएं तो आए हमारा -3। तो देखिए बात तो सोचने वाली है, लेकिन क्या हो जाएगा, देखिए -5 और +2, अगर आप -5 और +2 इस तरह से लिखें, इसको जोड़ें ऐसे -5 + 2, तो ये क्या आ जाएगा, -5 + 2 क्या हो जाएगा। देखिए जुड़ता तभी है जब या तो दोनों प्लस हों या फिर दोनों माइनस हों, तभी जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, तो जब एक माइनस और एक प्लस होगा तब ये क्या होगा, घटेगा। और घटेगा किस में से, जो बड़ी संख्या है उसमें से आप घटा दीजिए छोटी संख्या को, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के पहले साइन है। तो यहाँ पे 5 बड़ा है 2 से, तो 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और साइन कौन सा आ जाएगा, तो साइन 5 बड़ा है तो 5 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो -3 आ जाएगा आपका, ठीक। तो देखिए इसको जब हमने जोड़ा तो कितना आ गया, -3 आ गया। और अगर इसी को हम गुणा करें, -5 गुणे -2, अगर इसी को हम ऐसे गुणा करें तब कितना आएगा, -5 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर है माइनस, और ये 2 है प्लस का, तो माइनस और प्लस का गुणा हो क्या हो जाएगा, माइनस, तो -10 हो गया। अब देखिए -5 को जब 2 से हमने गुणा किया तो -10 आ गया, और हमें गुणा करने पर -10 चाहिए था, और -5 में जब हमने 2 को जोड़ा तो -3 आ गया। संख्या वही है, लेकिन गुणा करने पर हमको -10 मिल रहा है और जोड़ने पर हमको मिल रहा है -3, और यही तो हमको चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, x² आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -5x प्लस का 2x, यही जो लिखा हुआ है -5 + 2, तो इस 3 को हम इसी तरह से तोड़ देंगे। -5x, ये 5 जो लिखा है, प्लस का 2x, ये जो 2 लिखा हुआ है, ठीक। और ये -10 हमने ऐसे लिख दिया बराबर में 0, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसमें से x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो x जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x² था, तो एक x चला भी गया तो भी कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक x बचा हुआ है तो हम लिख देंगे x। और यहाँ पर तो एक ही x था, वो भी चला गया, तो क्या बचा, केवल 5 बचा, तो x - 5 हो गया। यहाँ पर क्या है, प्लस का 2x है, माइनस का 10 है, तो यहाँ 2 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से तो 2 कॉमन हो ही रहा है, क्योंकि भाई 10 क्या होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 और 5 का गुणनखंड है, 2 और 5 का गुणनफल है 10, तो वहाँ से अगर हम 2 को ले लेंगे तो 5 बच जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ से क्या किया, +2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 था तो 2 चला गया, केवल x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस के साइन के साथ में 2 से 10 को भाग दे दिया करिए इसे। जब कॉमन आपने लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा ये देखने के लिए
2 से 10 को जब भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, तो कितना हुआ 5 हुआ, तो यही 5 यहाँ पर बचा। ठीक, बराबर में हो गया 0। अब यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो इसमें से ये कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5 हो गया कॉमन। और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, ये x है और ये प्लस का 2 है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक, अब एक बार हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। एक मान आपका आ जाएगा x बराबर, ये माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 बराबर 0 है, तो ये जब 2 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2। यही दो क्या आ जाएंगे, इसके मूल आ जाएंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। तो इस तरह से ये वाले प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सवाल इसका और देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। ये सवाल आया हुआ है BTC 2018 में। सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप a, b और c तीनों का मान लिख लीजिए। तो a बराबर आपका यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे a यही तो होता है, a एक्स स्क्वायर यानी कि a ये है, तो यहाँ भी कुछ नहीं, तो a का मान आपका 1 हो गया। b का मान आपका क्या हो जाएगा, तो b का मान आपका हो जाएगा -1। यहाँ पे माइनस x है ना, तो x के पहले कोई गिनती नहीं लिखा, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा, तो b बराबर आपका हो गया -1। और c बराबर आपका क्या हो जाएगा, c बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 6। क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक, अब हमें देखना क्या रहता है कि इन दोनों का गुणनफल AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, a का मान है 1 और c का है -6, तो 1 गुणे -6 -6 1 -6, तो AC हो जाएगा -6 और b तो ही है कितना, -1। अब आपको देखना क्या है इसमें कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं लें जिनका जो गुणनफल हो वो -6 हो, लेकिन गुणनफल -6 हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -1 आए, संख्या वही हो, लेकिन क्या करना है कि संख्या तो वही है लेकिन गुणा करने पर -6 आना है और जोड़ने या घटाने पर -1 लाना है। तो कैसे होगा भाई, तो देखिए अगर हम लिखें यहाँ पर -3 + 2, अगर हम ये लिखें तो -3 है और +2 है, पिछले बार की तरह ही है, माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस है 1 प्लस है, तो यानी कि घटेगा ही। जुड़ेगा कब, जब या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। ठीक, तो ये घट जाएगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1 और साइन आ जाएगा माइनस का, तो यानी कि माइनस का 3 में और प्लस का 2 का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, और अगर हम इसी को गुणा करें -3 × 2 तब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -6। ठीक, इतना आ गया समझ में।
यानी कि वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है -3 + 2। वो संख्या क्या है, -3 है +2 है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का क्या लिखेंगे 3x, -3x + 2x। यही तो है, -3 + 2 है तो -3x + 2x, और माइनस का क्या हो जाएगा 6 बराबर में 0। ठीक, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ है x², यहाँ है x, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं आराम से। जब यहाँ x² में से x कॉमन चला गया तो x बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे केवल x ही था, उसके साथ में 3 है मतलब, लेकिन x केवल एक ही था। ठीक, तो वो x क्या हुआ, कॉमन चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर, केवल 3 ही बचा, x नहीं बचा। तो यहाँ पर आ जाएगा -3। यहाँ से +2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2x था तो 2 तो चला गया, तो बचा क्या x, और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 को हमने क्या कहा था कि भाग दे के देख लीजिएगा। तो 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, यानी कि 3 आ गया बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, तो x-3 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ गया आपका x-3, और दूसरे में यहाँ पे बचा है x और ये है +2, तो x + 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर में 0। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए x-3 बराबर 0, और यहाँ लिखिए x + 2 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब -3 को इधर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर आपको 3 मिल गया, और इसको जब 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो गया। और यही 3 और -2 जो हैं, यही इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ये इस सवाल में क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। यही x का मान होगा इस समीकरण में। ठीक, तो इसी तरह के क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ नहीं आता है तो बताइएगा, ठीक है, तब मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगला टॉपिक हम रेखीय समीकरण पढ़ाएंगे, उसमें युगपत समीकरण और विलोपन विधि, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक, तो टाइम हमें लगता है कि हो ही गया होगा, हाँ 52 मिनट हो गया है। ठीक है, तो आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट इतना ही था, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करवा देंगे। आप लोग तब तक प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप बीच में मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक, टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। ठीक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान ज़रूर निकालेंगे, कोशिश तो करेंगे ही। ठीक, तो एक बार फिर से इस सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, बाकी प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन इसके ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि क्लास देखने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए मैथ को। ठीक, तो ठीक है, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आज का ये सेशन यहीं तक था। मिलते हैं अगले क्लास में रेखीय समीकरण के साथ में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, धन्यवाद, नमस्कार।